हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग चीन और पाकिस्तान से भारत का जो आर्थिक विकास अनुभव रहा है उसकी तुलना कर रहे थे। इसी में हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, उसमें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि किसकी कैसी स्थिति रही है। तो भारत और पाकिस्तान में काफ़ी समानता थी आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से। जो नीतियां अपनाई गई इसकी बात हम लोगों ने की थी। अब उसी में कौन कौन सी योजनाएं थी उनको एक एक करके देख लेते हैं अभी। इसके बाद से अगले वीडियोस में हम लोग जनसांख्यिकी कुछ आंकड़े देखेंगे, सेक्टर वाइज ग्रोथ देखेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान में क्या क्या हुआ है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में जो आर्थिक नीतियां थी ना, भारत के साथ कई समानताएं, इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, जैसे सबसे बड़ी समानता, चीन में पहले ही स्टार्टिंग में कम्युनिस्ट मॉडल फॉलो किया जा रहा था। समाजवाद की तरफ बहुत ज़्यादा, या समाजवाद या साम्यवाद बोलते हैं, उस तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन था। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को ही स्टार्टिंग से अपनाने की बात कही। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी एक समानता आ जाती है भारत और पाकिस्तान दोनों में। अच्छा, फिर क्या हुआ, जो 1950 और 1960 के दशक की अगर आप अंत की बात करोगे तो आपको याद होगा, जो हम लोग ने स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़े हुए थे, भारत में नेशनलाइजेशन, ठीक है, राष्ट्रीयकरण की पहल चल रही थी। खासतौर से अगर आप इंदिरा गांधी जी के समय को याद करोगे तो एक बार 1969 में और फिर उसके बाद से 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहले 14 बैंक्स की गई थी, फिर 6 और की गई थी। इस तरह का सीन रहा था 1980 में। तो इसमें 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, फिर 6 और बैंक्स का कर दिया था। और बैंक को छोड़कर के बाकी सारी जगह पर भी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे वो लीड किया करते थे। ये अपने को इंडिया में पता है। पाकिस्तान में भी जो स्टार्टिंग में पूरा ट्रेंड था, खासतौर से 1950 का दशक, फिर 1960 का दशक, तो इसमें क्या था ना, आयात प्रतिस्थापन की बात भी चल रही थी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडिया में भी पहले रहता था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता था कि जो चीज हम अपने देश में बना सकते हैं वो बाहर से ना खरीदें। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो चीज हम देश में बना सकते हैं क्या वो वास्तव में काफी ज्यादा एफिशिएंटली बना सकते हैं, इसकी बात नहीं आती थी। जैसे एक ब्लेड आया करता था भारत में, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने बताया था कि भारत ब्लेड नाम से एक ब्लेड आता था। वो कहते थे कि शेव करने के टाइम पर उनकी खाल भी निकल आती थी, लेकिन दूसरा ब्लेड अवेलेबल ही नहीं होता था, क्योंकि ये बोला जाता कि ब्लेड तो हम इंडिया में बना सकते हैं। तो जो कंपनीज बनाने वाली होती तो उनको कंपटीशन का सामना करना नहीं पड़ता था, तो वो अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा इंप्रूव करने पर ध्यान नहीं दिया करते थे। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो पॉलिसी थी वो भारत ने भी अपनाई, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ, भारत ने भी अपनाई, पाकिस्तान ने भी ये चीज अपनाई थी। ये जो मैं बता रहा था ये पॉइंट भी है, ये अगला पॉइंट आ जाएगा अभी। तो नेशनलाइजेशन स्टार्टिंग में इंडिया में हुआ, बाद में डीनेशनलाइजेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया। क्यों? डीनेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे दोनों चीजें बता देता हूँ। एलपीजी में क्या होता है, पी से होता था प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। तो जब आप निजीकरण कर रहे होते हो तो सरकारी हिस्सेदारी खत्म हो रही होती है या कम हो रही होती है, उसी को हम लोग बोल देते हैं डीनेशनलाइजेशन। तो निजीकरण और डीनेशनलाइजेशन का एक ही अर्थ समझ लीजिए। अच्छा, और स्टार्टिंग में तो नेशनलाइजेशन कर रहे थे, सारी जगह पर सार्वजनिक उपक्रम आगे जाया करता था, और साथ ही में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन की नीति हम लोगों ने लागू की हुई थी भारत में। वही चीज पाकिस्तान में भी हुई है। 1950 और 1960 के दशक के अंत में पाकिस्तान ने आयात प्रतिस्थापन आधारित औद्योगिकरण, यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की थी, ठीक। अच्छा, जो भारत में भी एकदम वैसा ही था। और प्रशुल्क अब कैसे लगा सकते हैं, दो चीजें किया करते थे। देखो, एक तो प्रत्यक्ष आयात नियंत्रण होता है, एक होता है प्रशुल्क। क्या होता है, दोनों चीजों को बता देता हूं। वो वाला पॉइंट भी आगे कंटिन्यू करूंगा, उसको आधा तो मैंने बता ही दिया है। होता क्या है कि आपको बाहर से सामान मंगाना है, जैसे टाटा नैनो गाड़ी थी, ठीक है। अब टाटा नैनो जब स्टार्टिंग में आई थी तो उसके बाद नेपाल में जब वो जाती थी ना, तो नेपाल में उस पर 300% कस्टम्स ड्यूटी थी लगभग। समझ रहे हैं? अगर वही गाड़ी, उसको लाख टकिया भी बोला करते थे, 1 लाख में मिलने का, हालांकि तो बहुत कम दिन के लिए रहा है ऐसा। तो अगर भारत में वही चीज 1 लाख रुपए में मिल रही है, 1 लाख भारतीय रुपए में, तो जब वो नेपाल जा रही है तो वहां पर वो 4 लाख रुपए में मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि लगभग उस पर ऐसे मान लीजिए कि 3 रुपए तो टैक्स लग रहा है। 1 रुपए का सामान है तो 300% का मतलब क्या हुआ, 3 गुना। तो 3 गुना तो टैक्स हो गया, तो 4 गुनी कीमत पर मिल रही थी। तो वहां पर क्या होता था, अब जो नेपाल में गाड़ी खरीदना चाहेगा नैनो, वो क्यों खरीदेगा? तो वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको तो बहुत महंगी पड़ रही है। तो नेपाल में ही नेपाल की कोई कंपनी अगर मान लीजिए कार बना रही है, जो नहीं है, नेपाल बहुत छोटा सा देश है, तो वहां से गाड़ी खरीद लेगा अगर मान लीजिए बना रही होती। क्योंकि उसको नेपाल के अंदर ही जो गाड़ी बन रही है उसके ऊपर टैक्स बहुत कम लग रहा है। तो नेपाल के दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है इस केस में, नेपाल में रहने वाला इंसान कम पैसे में नेपाल से गाड़ी खरीद सकता है। भारत से गाड़ी खरीद रहा है तो बहुत महंगी क्यों पड़ रही है? क्योंकि नेपाल की सरकार ने बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रखा है,
प्रशुल्क लगा रखा है। तो उससे क्या हो जाएगा, भारत से आने वाला जो सामान है उसमें कमी आएगी नेपाल के अंदर, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रशुल्क बोल देते हैं, टैरिफ। तो एक तो टैरिफ लगा देते हो आप। अब इतना ज्यादा कस्टम्स ड्यूटी कहीं पर नहीं लगती, ये पहले के केसेस हुआ करते थे इस तरह के, ठीक। तो पहले ऐसे, अब जो नए देश हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उनमें ऐसा केस नहीं होता है। अच्छा, प्रतिस्पर्धी आयातों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रत्यक्ष नियंत्रण का मतलब आप कर देते हो कि हम आपसे सामान लेंगे ही नहीं, या फिर आपको नेपाल में गाड़ियां लेनी, मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो आपसे बोल दिया गया कि 50 नैनो ही आएंगी भारत से, 50 से ज्यादा इस साल में आएंगी ही नहीं। तो आपने डायरेक्ट कंट्रोल कर दिया कि नहीं, इतना ही आएगा, पैसे उतने ही दो आप, लेकिन हम सामान उससे ज्यादा नहीं खरीदेंगे। तो ये चीजें भी होती थी। तो इस तरह से क्या करते थे ये लोग, आयात को नियंत्रित करने की कोशिश करते थे, और आयात को प्रतिस्थापित करने की कोशिश की किसने, पाकिस्तान ने। भारत ने भी वही किया था, ठीक है, स्टार्टिंग में। अच्छा, इसी में जो वो मैं आपको निजीकरण की बात बता रहा था वो भी आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, हरित क्रांति को हम लोग अपने यहाँ पर काफी ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ भी हरित क्रांति में ऐसा हुआ था, पंजाब हरियाणा है, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ किसानों का। तो क्षेत्रीय रूप से असमानता बढ़ी ग्रीन रिवॉल्यूशन से, लेकिन फिर आगे जो दूसरा फेज है उसमें बहुत सारे क्षेत्रों तक पहुंच गया। तो काफी बड़े स्तर में, काफी ज्यादा राज्यों में भी उसका फायदा आगे आने वाले समय मिला। एकदम स्टार्टिंग में तो अंतर बढ़ गया था। पाकिस्तान में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, खाद्यान्न में बढ़ोतरी हुई। ये तो इनको, हाँ, खाद्यान्न में इनके उत्पादन में वृद्धि हुई, सीधी बात है। इन्होंने भी वही हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स थे उनको यूज करना स्टार्ट किया, फर्टिलाइजर्स को यानी कि खाद वगैरह को यूज करना स्टार्ट किया, तो इनको भी फायदा हुआ। लेकिन इनके यहाँ क्या हुआ ना, जो कृषि संबंधी संरचना थी उसमें बहुत नाटकीय रूप से परिवर्तन हुआ। कुछ कुछ जगह तो मेनली इनका ऐसा रहता है, यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक समस्या है। एक तो बांग्लादेश अलग हो ही चुका है ना, उसके बाद उन लोगों को, जिस भी देश में लोग आपस में धर्म के नाम पर या भाषा के नाम पर या क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ना स्टार्ट करते हैं, वो बर्बाद हो जाता है। पाकिस्तान उदाहरण हमारे सामने, ठीक है। श्रीलंका में भी सिंगली भाषा को बनाने की कोशिश जब की गई थी, तो तमिल और सिंगली के बीच में बहुत दिन तक संघर्ष चला, गृह युद्ध चलता रहा 25 साल तक। तो ऐसी समस्याएं होती हैं। तो होता क्या है, जो भी पाकिस्तान का मैप है, ठीक है, ऐसा करके मान लीजिए, तो उसमें इधर पड़ता है पंजाब, छोटा सा है एरिया में, फिर इधर सिंध आ जाता है आपका, इधर बलूचिस्तान आ जाता है, फिर ऐसे फाटा है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, इस तरह का उनका मैप पे भी आपको अलग से पढ़ाऊंगा। तो जो पंजाब है, पाकिस्तान के अंदर पंजाब आता है, उन लोगों का राजनीति में काफी ज्यादा आधिपत्य रहा है। नवाज शरीफ है, बहुत सारे लोग पंजाबी, और वहां के आर्म फोर्सेस भी बहुत पावरफुल हैं, और आर्म फोर्सेस बहुत पावरफुल है मतलब पॉलिटिकली वहां पर पावरफुल है। इंडियन आर्मी फोर्स के सामने तो वो हारते ही हमेशा, लेकिन पाकिस्तान का जो अंदर का राज व्यवस्था है उसमें वहां की फोर्स की बहुत दादागिरी चलती है, और उन दोनों ही जगह पर पंजाबियों का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। साथ में जो पाकिस्तान के सिविल सर्विसेज है, जैसे यहाँ पर IAS ऑफिसर्स होते हैं, वहां पर सिविल सर्विसेज है, तो वहां पर भी जो अधिकारी बनते हैं वो भी पंजाब के बहुत ज्यादा है। तो पंजाब में ही योजनाएं लागू होती हैं। यहाँ पर सिंध में एक शहर पड़ता है कराची, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची में मेट्रो लाइन नहीं बनी, पंजाब में लाहौर है वहां बना दी, ठीक है, जहां पर उस तरह की आवश्यकता नहीं थी, और वो भी बहुत भारी भरकम लोन पर बनाई, और उसमें बहुत करप्शन हुआ, तो बर्बादी की राह पर तो बढ़ ही रहा है। तो होता क्या कि पंजाब में ही काफी ज्यादा इन्होंने एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट किया, बाकी राज्यों और पीछे छूट गए। तो वो इस तरह की इन्होंने काफी गलतियां की हैं। तो ये उनका हमने भी किया। हमारे यहाँ पर उस तरह का सिस्टम नहीं रहा है। पूरे देश में सारी भाषाओं को सम्मान देने की बात की गई है, सारे धर्मों को सम्मान देने की बात की गई है, और वैसा ही हमारे नेताओं ने अभी तक चलाया है। तो इस वजह से काफी सारी चीजें हमने वही चीज की, लेकिन अच्छे से की, उन्होंने वही चीज की तो खराब तरह से की, है ना। कई बार ऐसा बोला जाता है कि विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स। जो जीतते हैं, जीतने वाले लोग कुछ अलग नहीं कर रहे होते, करते वही काम है, बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वो उन्हीं कामों को अलग तरह से करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं। तो भारत और पाकिस्तान ने एक ही जैसी नीतियां अपनाई, लेकिन इंप्लीमेंटेशन भारत में रिलेटिवली अच्छी तरह से हुआ। तो यहां पर पाकिस्तान में ये समस्या आई थी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में 1970 के दशक में जो पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, तो पूंजीगत वस्तुओं में आप समझ रहे कैपिटल गुड इंडस्ट्री, यहां पर भारत में तो और पहले से स्टार्ट हो गया था। जो दूसरा अपना प्लानिंग कमीशन आया था, जो 5 ईयर प्लान था, उसमें प्लानिंग कमीशन तो तो सॉरी दूसरा 5 ईयर प्लान जो था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, उसमें हैवी इंडस्ट्रीज को काफी फोकस किया था। अब हैवी इंडस्ट्रीज में क्या आती है, ऐसी चीजें जो मशीन वगैरह बना रहे होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पूंजीगत वस्तुएं। तो पाकिस्तान में भी हुआ 1970 के दशक में, इसलिए हुआ था बांग्लादेश अलग हो गया था, उसके बाद से इन लोगों ने इस पर फोकस करना स्टार्ट किया। 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया था। तो ऐसे में इनकी भी वो स्ट्रैटेजी रही कि हम भी नेशनलाइज करते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत में तो बैंक्स का नेशनलाइजेशन भी इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हुआ, दोनों टाइम पर, अलग अलग टाइम पर प्रधानमंत्री बनी तब। और उसके पहले बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहां पर सिर्फ सार्वजनिक उपक्रम काम कर रहा था, निजी क्षेत्र को अलाउड ही नहीं था। तो वो भी एक तरह का राष्ट्रीयकरण है। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र ही काम कर रहा है, तो वैसी चीजें रही। लेकिन
1970 के दशक के अंत में 8-10 साल में 1978 के 79 के आसपास इनका सीन ऐसा बनने लगा था। फिर 1980 के दशक में निजीकरण, इसी को डीनेशनलाइजेशन बोला गया है, ये हुआ और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला। तो भारत में निजी क्षेत्र को जो प्रोत्साहन है वो 1980 के दशक में मिलना भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो मेन प्रोत्साहन मिलना स्टार्ट हुआ वो जब आपके एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक, तो यहां पर भी इन्होंने उसी रास्ते पर चले। ठीक, और उतना अच्छे से नहीं हो पाया। इसके बहुत सारे कारण आते हैं। बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता बहुत रही है पाकिस्तान को। मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में भी बताया था कि मिलिट्री रूल रहा है, सेना के लोग हैं, सेना के लोगों को सेना काम चलाना अच्छा आ सकता है लेकिन मैनेजमेंट नहीं आता, और साथ में सेना को क्या जनता का सपोर्ट है। कई बार सेना जो है डिक्टेटरशिप का काम करती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बना पाते हैं, सारे जो महकमे हैं, सारे जो विभाग हैं, वहां पर आपने आर्मी के लोगों को बैठा दिया है, वो लोग एक्सपर्ट्स नहीं अपने काम में, सब्जेक्ट उनका कुछ और, उनको तो आर्मी लड़ना आता है, उनको मैनेजमेंट करना और रिसर्च करना और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को चला पाना ये सब थोड़ी आता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चरल, जिस इंसान को जो काम नहीं आता आप उसको वो काम देते चले जाओ पीढ़ी दर पीढ़ी, तो इस तरह का परिणाम निकल कर आता है। और साथ ही में राजनीतिक अस्थिरता भी बहुत बड़ा समस्या रही है। तो ये सारी चीजें रही हैं। योजनाएं एक जैसी थी, परिणाम अलग निकल रहा है 1988 में। लेकिन यहाँ पर यही हुआ था, भारत ने तो 1991 में अपना स्टार्ट किया था रिफॉर्म्स मेन, इन्होंने 1988 में कर दिया था। ठीक है, पाकिस्तान में व्यापक आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे। तो यहाँ पर भी आप समानता देख सकते हो कि भारत में 1991 में हुआ, यहाँ पर 3 साल पहले हुआ। ठीक, तो एक जैसी पॉलिसीज रही हैं। ठीक, अच्छा, यही हम लोग देख रहे हैं, पहले हम लोग ने बात की थी, उसी को थोड़ा और डिटेल में देख रहे हैं। अब पाकिस्तान जैसा भी था, आपको याद होगा 1980 तक पाकिस्तान की जो विकास दर थी ना, वो भारत से लगभग बराबर रहती थी, थोड़ी सी बेहतर ही रहती थी। और इसका रीजन मालूम क्या है? 1954 में, ठीक है, भारत था, हमारा देश गरीब था, ठीक है, पाकिस्तान भी गरीब था, लेकिन पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय हमसे ज्यादा थी, मालूम है? 2010 तक, यानी कि अभी 10 साल पहले तक पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति आय हमसे ज्यादा हुआ करती थी। और जनसंख्या कम है, उनकी जमीन भी काफी अच्छी है, पंजाब वगैरह का क्षेत्र है, जनसंख्या घनत्व कम है, भारत का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, मतलब ऑन एन एवरेज जमीन वहां पर ज्यादा है एक इंसान के पास। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे उनके फेवर में। उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला कि हम गरीब हैं, हम गुट निरपेक्षता रखेंगे, किसी भी देश के साथ जाकर के हाथ नहीं फैलाएंगे। पाकिस्तान पहले ही दिन से चला गया अमेरिका के पास गेट खटखटाने की, भाई साहब बड़े मालिक हमें पैसे दे दो, इस तरह का काम किया उन्होंने। 1954 में आकर के अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद करना स्टार्ट किया। और पाकिस्तान को क्यों मदद करना स्टार्ट किया? क्योंकि अफगानिस्तान और रूस के बीच में झगड़ा होने वाली बात स्टार्ट हो रही थी। तो पाकिस्तान में एक अमेरिका को बेस चाहिए था जहां से वो अपने जहाजों को उड़ा पाए, लड़ाकू विमानों को। और पाकिस्तान ने वही है कि अपनी इज्जत, अपनी संप्रभुता, वो सब दांव पे रख दिया पैसे के चक्कर में। 1954 से भीख मांगना स्टार्ट किया। हमारे देश में भी गरीबी थी। हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम गरीब हैं, हम किसी के साथ फिर भी नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे अपना गुट निरपेक्ष रहेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, समय लगेगा लेकिन हम किसी के सामने झोली नहीं फैलाएंगे। तो इनको स्टार्टिंग में तो बहुत बेनिफिट हुआ, इनको अमेरिका से मदद मिलती थी, टेक्नोलॉजी भी मिल जाती थी कई चीजों में, और हमेशा अमेरिका इनके सपोर्ट में रहता था। इनके जहाज वगैरह भी हमसे अच्छे हुआ करते थे लेकिन फिर भी युद्ध हारते थे। तो होता क्या था कि पश्चिमी देशों से इनको वित्तीय सहायता मिलने लगी और अमेरिका की इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा थी, तो बहुत सारी कंट्रीज इनको इन्फ्लुएंस सपोर्ट करते थे पाकिस्तान को। ठीक, फिर जब ये बिल क्लिंटन आपके ओसामा बिन लादेन पकड़े, पाकिस्तान में ही गए, और वो भी आर्मी जो कैंट था उसके पास में पकड़े गए, ठीक है, एबटाबाद से। तो पूरे दुनिया में पाकिस्तान की पोल खुलती चलेगी। तो अब अमेरिका भी उनके साथ नहीं है, अमेरिका भी इंडिया के सपोर्ट में ही है और पाकिस्तान की काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। तो उस समय पर क्या था, तो पश्चिमी देशों से इनको फायदा मिलता था। ठीक, तो इस वजह से इनकी ग्रोथ थोड़ी ठीक ठाक चलती रहती थी, इंडिया के कंपेरेबल चलती थी, थोड़ी अच्छी चलती थी। उसका ये कारण ये था। दूसरा ये था कि जो मध्य पूर्व ना, मिडिल ईस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, इराक है, ईरान है, सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात है जहां पर दुबई है और अबू धाबी, ये 2 बड़े शहर है वहां के। तो यहाँ पर पाकिस्तानियों की बहुत ज्यादा जनसंख्या है, भारतीयों की भी है। दुबई में तो भारतीय बहुत ही ज्यादा है लेकिन पाकिस्तानी बहुत है। भारतीय और पाकिस्तानी मिलाकर के लगभग 70% से ज्यादा हो जाते हैं दुबई में। समझिए उसी शहर में 70% लोग दूसरे देशों के हैं और उसमें भी करीब 40-45% तो इंडियंस हैं। तो ये लोग वहां जाते थे, वहां से पैसे देश में वापस भेजते हैं, जैसे भारत के लोग भी भेजते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विदेश में रह रहे लोग अपने देश में जो पैसा भेजते हैं वो भारतीय हैं। लेकिन उस टाइम पर पाकिस्तान में भी वहां से पैसा आ रहा होता था और फॉरेन एक्सचेंज जो होता है उसमें काफी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ 12th में, उसमें आपको समझ में आएगा। तो होता क्या था कि इनको जो अप्रवासी से इनसे धन प्राप्त होता रहता था, तो इससे इनकी अर्थव्यवस्था
को काफ़ी बल मिल जाता था। झोली फैला रहे थे, उसका नुकसान हुआ इनको लॉन्ग रन में, उस टाइम पर इनको फायदा होता था। हमारे लीडर्स ने, जवाहरलाल नेहरू ने, उसके बाद से लाल बहादुर शास्त्री ने ये कहा कि नहीं, हम किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, जिसका हमें अब फायदा दिखाई पड़ता है। ठीक, तो एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, वो कुछ लोगों को काउंट करते हैं कि अगर ये ना होते या ऐसे लोग हमारे देश में होते तो हमारे देश भी अच्छा हो जाता। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू हैं, मौलाना आज़ाद हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, इस तरह के लोगों की बात करते हैं, वो आपको कभी अलग से डिस्कस करूंगा। तो हमारे लीडर्स ने ये सारी चीजें की और अभी भी करते हैं कि जाति और धर्म का, इस तरह का भेदभाव की बात नहीं करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या है, इस वजह से इनकी जो कुछ हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, इस वजह से चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, इसी में अब जो इनकी हालत खराब हो गई, उसमें कारण क्या मानते हैं, बहुत बड़ा कारण ये मानते हैं राजनीतिक स्थिरता का। तो हम लोगों ने जो ब्रीफ में पाकिस्तान में क्या क्या पॉलिसीज रही हैं, किस तरह से भारत के साथ सिमिलर रही हैं और कैसे क्या क्या चीजें होती रही, उसको थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने देख लिया है। आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अपने अगले वीडियो में कोई डाउट तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। पाकिस्तान के बारे में अलग से बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, मैंने बहुत इंटरेस्ट रहता था कि क्या स्थिति है, तो उसको लेकर के अलग से कभी पूरी सीरीज बनाऊंगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।